माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य 8 सुधा मूर्ति। ये जीवनी है। विद्यार्थी मित्रों, सुधा मूर्ति का नाम आपने कहीं सुना होगा, इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा भी होगा। हमारी शाला में भी पुस्तकालय में सुधा मूर्ति की कई किताबें उपलब्ध है। तो ये सुधा मूर्ति कौन है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लें। सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है और वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। तो इसी प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिवांग में हुआ था और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री ग्रहण की और राज्य में प्रथम आई, जिसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री से एक रजत पदक प्राप्त हुआ। सुधा मूर्ति ने इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया। बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा और लेखन के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुधा मूर्ति का योगदान है वह महत्वपूर्ण है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए तो प्रेरणा मूर्ति है ही। हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं। सुधा मूर्ति ने इस पाठ में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं अवसर उपलब्ध है। आज स्त्रियां हैं वह प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आगे नहीं आना चाहिए। प्रस्तुत पाठ जो सुधा मूर्ति है उसमें सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है। तो चलो हम पाठ को समझें। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। परिसर यानी आंगन। ये भारतीय विज्ञान संस्थान है। इसके परिसर में, इसके आंगन में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे थे और गर्मी के दिन थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। यहाँ एक छात्रा यानी कौन? सुधा मूर्ति। अपनी कक्षा समाप्त कर वह अपनी हॉस्टल की तरफ जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन यानी इश्तहार, गुजराती में हम जिसे जाहिरात कहते हैं। विज्ञापन यानी इश्तहार। तो यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। पर इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी? तो उसमें छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। उस विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में अंत में एक पंक्ति लिखी थी। यह पंक्ति कौन सी थी? महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन यानी अर्जी।
नौकरी के लिए महिला भी इच्छुक होती है, फिर भी यहाँ एक नोट लिखी थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। सुधा मूर्ति ने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उसको विश्वास नहीं आ रहा था कि यही लिखा है। फिर उसको विश्वास आया कि हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। अब सुधा मूर्ति स्नातकोत्तर यानी स्नातक होने के बाद की जो पढ़ाई है वह स्नातकोत्तर, स्नातक हो जाए इसके बाद की पढ़ाई। छात्रवृत्ति का अर्थ तो आप जानते ही है, शिष्यवृत्ति, और पेशकश यानी प्रस्ताव। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। अब सुधा मूर्ति को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे तो विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी, परंतु उसे यह लगा कि यहाँ ऐसा भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, और यह बात उसे पची नहीं, पचना नहीं। बात न पचना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बात गले न उतरना। सुधा मूर्ति को यह बात गले नहीं उतरती। उसने जो पढ़ा कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ऐसा स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव, स्त्री और पुरुष के बीच ऐसी असमानता, सुधा मूर्ति को यह बात पचती नहीं है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। सुधा मूर्ति जो थी वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में उनके सहपाठियों में, सहपाठी यानी हमारे साथ पढ़ने वाले, उसे सहपाठी कहा जाता है। सुधा मूर्ति है वह तो अपने सहपाठियों में अकेली लड़की थी, बाकी सब पुरुष थे। योग्य थी, सुधा मूर्ति परिश्रमी भी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। सुधा मूर्ति को लगा कि स्त्री पुरुष के इस भेदभाव के बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यह बात उसे गले नहीं उतरती और यह भेदभाव वह सह नहीं सकती थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। सुधा मूर्ति सोचती है कि मैं इस बात का विरोध करूंगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। सुधा मूर्ति है वह यह पढ़कर अपने पास जो डायरी थी उसमें थोड़ी सी सूचनाएं लिखती है और हॉस्टल चली जाती है। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। वह अपने मन में निश्चय कर लेती है कि टेल्को कंपनी के जो सर्वोच्च अधिकारी है, प्रमुख JRD टाटा, उसे वह सूचित करेगी कि आपकी कंपनी है वह इस प्रकार स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव रखकर स्त्रियों को अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो इस तरह सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में
महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा वाक्य पढ़ा। यह बात उन्हें पचती नहीं और सुधा मूर्ति ने निश्चय कर लिया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी जो है वह इस प्रकार का अन्याय कर रही है। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे के गद्य का सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।